नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। सभी को राधे राधे, प्रणाम। तो चलिए, अपने पिछली क्लास के अंदर अपनों ने चर्चा कर ली थी जो आपके बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी, ठीक है, और मेवाड़ के शासक राज सिंह जी। अब जो हमारा राजस्थान मुगल संबंध वाला टॉपिक है, उसके अंदर दो और महत्वपूर्ण राजाओं के ऊपर अपने को चर्चा करनी है, जिसके अंदर अपने मारवाड़ से रावचंद्र सेन जी और आमेर के शासक आपके मान सिंह जी। तो सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे रावचंद्र सेन जी के ऊपर। मोटे मोटे विस्तारित तौर के ऊपर अपने को पढ़ना है। देखिए, जो रावचंद्र सेन जी थे, ये आपके मारवाड़ शासक मालदेव के पुत्र थे, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो होता है 1541 ईस्वी के अंदर। इनके पिता कौन थे? इनके जो पिता थे वो थे आपके मारवाड़ के शासक मालदेव जी, और इनकी जो माता थी वो थी आपकी झाली रानी स्वरूपते। क्योंकि आप जानते हैं मालदेव की एक और भी पत्नी थी, उमादे, जो कि इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये जो रावचंद्र सेन जी थे, ये मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे। उमादे जो थी, वो क्या है आपके मालदेव से रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी। उसने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम आता है राम, ठीक है। उसके बाद उनके जो दूसरे बड़े बेटे थे वो थे आपके उदय सिंह जी। लेकिन मालदेव जी के बाद जो मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी जो घोषित होना था, वो मालदेव जी ने किसको घोषित कर दिया? रावचंद्र सेन जी को घोषित कर दिया। जिस वजह से इनके बड़े पुत्र राम और उदय सिंह जी दोनों क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो पहले इनका टाइम पीरियड जो है वो देख लेते हैं, कब से कब तक था। रावचंद्र सेन जी जो शासक रहे थे वो रहे थे आपके 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। 1562 से लेकर 1581 ईस्वी। तो इनके जो बड़े भाई थे वो कौन थे आपके? राम और उदय सिंह जी। ये जो राम है, ये आपकी उमादे द्वारा गोद लिया गया पुत्र था। तो ये जब ये शासक बनते हैं तो राम और उदय सिंह जी दोनों ही क्या इनसे नाराज हो जाते हैं। हालांकि रावचंद्र सेन जी ने क्या किया था, जब शासक बनने के बाद राम को जो क्या है गुंदोज वाला इलाका दे दिया था, भी आप यहाँ पर क्या है शासन कर सकते हैं। गुंदोज जो कि पाली के अंदर पड़ता है। और आपके उदय सिंह जी है फुलोदी, इनको फुलोदी वाला इलाका दे दिया था। लेकिन इनको ये मंजूर नहीं था। विधिवत रूप से जो बड़ा बेटा है वही क्या है राजा बनना चाहिए। इसलिए अपनी जगह राम भी ठीक थे और उदय सिंह जी भी ठीक थे। उदय सिंह जी ने तो इनके खिलाफ क्या एक लड़ाई भी लड़ी थी। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। उदय सिंह जी वर्सेस चंद्रसेन, इनके मध्य एक युद्ध भी लड़ा गया था, जिसका नाम काफी बार पूछा जाता है लोहावट युद्ध, ठीक है। एक प्रकार से इसे आप उत्तराधिकार युद्ध भी बोल सकते हो। हालांकि इस युद्ध के अंदर आपकी जीत किसकी हो जाती है? चंद्रसेन जी की जीत हो जाती है। तो 1562 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के अगले शासक कौन बन जाते हैं? आपके रावचंद्र सेन जी। लेकिन इस बात से नाराज होकर ये जो राम है ये किसकी शरण में चले जाते हैं? अकबर की शरण में चले जाते हैं, और वहां पर जाकर उनसे आग्रह करते हैं भी मारवाड़ का अगला जो शासक है विधिवत रूप से मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे बनना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने क्या है रावचंद्र सेन जी को शासक बना दिया है। इस वजह से अकबर को भी मौका चाहिए था, ठीक है। उसने क्या किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी कि जाओ आप जोधपुर जोधपुर के ऊपर क्या है जाकर अधिकार कर लो। तो ये जो राम है किससे सहायता मांगता है? आपसे अकबर से सहायता मांगता है। और अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने क्या है आपके जोधपुर पर क्या है अधिकार कर लिया। जिस वजह से आपके वैसे देखे तो राजा तो कौन थे अभी तक? मारवाड़ के जो राजा है, ये वाला जो इलाका था जोधपुर के राजा तो कौन थे? चंद्रसेन जी। लेकिन जोधपुर पर क्या है अकबर की सेना का अधिकार हो गया, जिसके साथ आपका राम भी आया हुआ था। और इनको कहाँ पर जाना पड़ा? ये चले गए थे यहाँ से भद्राजू। आपके राव जो चंद्रसेन जी हैं ये जोधपुर को छोड़कर कहाँ पर चले गए? भादराजून वाले इलाके में चले गए। भादराजून। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, बीच के अंदर अकबर द्वारा 1570 ईस्वी के अंदर क्या है एक दरबार लगाया जाता है। ये जो घटना होती है ये होती है 1564 ईस्वी की।
जब यहाँ पर क्या है, अकबर द्वारा सेना भेजी जाती है, किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खां, ये क्या कर लेते हैं, जोधपुर पर आपका अधिकार कर लेते हैं। और ये आपका रावचंद्र सेन, इनको क्या है, जोधपुर छोड़ना पड़ता है और ये चले जाते हैं भद्राजुण की तरफ। ठीक है। इसके बाद 1570 ईस्वी के आसपास क्या है, यहाँ पर अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था, भी एक प्रकार से जो राजपूत राजा हैं उनका पक्ष जानना, भी वो किसकी तरफ है, अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। प्रत्यक्ष जो उद्देश्य था उसका वो यही था, भी राजपूत राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन उन्होंने बहाना ये बनाया था भी यहाँ पर ये जो अकाल पड़ रहा है उसके तहत अपने नागौर के अंदर बैठकर चर्चा करेंगे और एक तालाब का निर्माण करवाएंगे। हालांकि उन्होंने नागौर के अंदर एक सुकर तालाब का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अब ये जो नागौर दरबार लगाया जाता है उसके अंदर आपके बीकानेर के कल्याणमल जी आते हैं। इसके अंदर ये दरबार के अंदर जो सहायता करने वाले थे वो आमेर के शासक थे भारमल जी, क्योंकि उन्होंने 1562 के अंदर ही क्या है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। और बीकानेर के जो कल्याणमल शासक थे उन्होंने क्या है, अधीनता स्वीकार कर ली। अपने दो पुत्र थे, राय सिंह जी और पृथ्वीराज राठौड़, उनको अकबर की सेवा में भेज दिया। उधर जैसलमेर से आपका हर्राय भट्टी आया हुआ था, उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इस दरबार के अंदर आपके चंद्रसेन भी जाते हैं और मारवाड़ के जो अन्य शासक राम और उदय सिंह जी दोनों मौजूद थे। लेकिन वहां पर उस दरबार के अंदर जब रावचंद्र सेन जी ये देखते हैं भी जो अकबर जो है वो किसका पक्ष ले रहे हैं, उदय सिंह जी का पक्ष ले रहे हैं, तो वो इस बात से नाराज होकर वहां से चले आते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते और अपने आप को क्या है, स्वतंत्र रखना ही ज्यादा उचित मानते हैं। जिस वजह से अकबर इस बात से नाराज हो जाता है और वो वापिस से क्या है, जहां पर ये निवास कर रहे थे भद्राजुण, वहां पर भी अपनी खान कला के नेतृत्व में सेना भेज करके क्या है, चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तब ये बाद में कहां पर आए, भद्राजुण। यहां पर भी क्या है, अकबर ने एक सेना भेजी और खान कला के नेतृत्व में यहाँ पर एक सेना भेजते हैं। जिसके बाद ये इनको क्या है, ये भद्राजुण भी छोड़ना पड़ता है और ये कहाँ की ओर बढ़ जाते हैं, आपके सिवाना की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ये सिवाना के अंदर। सिवाना के अंदर ये काफी समय तक रुके। ये भी आपका कहाँ पड़ता है, जालोर के अंदर पड़ता है। लेकिन अकबर क्योंकि पूरी तरह से इनके पीछे लगा हुआ था और इसी दौरान 1572 ईस्वी के आसपास अब ये जो जोधपुर का जो कार्यभार था वो ये अकबर ने किसको सौंप दिया इस टाइम, क्योंकि रावचंद्र सेन जी जो क्या है अव्यवस्थित थे, इनको इधर उधर क्या है भागना पड़ रहा था, अकबर की सेनाओं से बचना था। और ये स्वयं भी क्या है, महाराणा प्रताप की तरह क्या है, छापामार पद्धति का प्रयोग करते थे। जो मुगलों की छोटी टुकड़ियां हुआ करती थी उनके ऊपर छिप कर आक्रमण करना और उनसे जो इलाके वगैरह क्या है छीनना। तो इस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक अकबर ने जो जोधपुर का प्रशासक है वो किसको बनाया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। वैसे ये राय सिंह के टाइम में आपको बता चुका हूँ। जोधपुर का जो प्रशासक बना देते हैं, भी मेरी गैर मौजूदगी में जो जोधपुर का कार्यभार संभालेंगे वो आप संभालेंगे, वो कौन थे, राय सिंह जी। इनको भी क्या है, इनके पीछे लगा रखा था। तो सिवाना की तरफ वापिस से ये एक बार अकबर फिर से किसको भेजते हैं, आपके जलाल खां को, जलाल खां कोरची। ये क्या था, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनको क्या है, आपके रावचंद्र सेन जी के पीछे लगा देते हैं और इनका जो खाने पानी का सिस्टम वगैरह होता है, भोज्य पदार्थ या सामग्रियां हैं, उनके ऊपर भी रोक लगा देते हैं, जिससे इनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर इसके बाद ये थोड़े बहुत टाइम तक क्या है, पोखरण दुर्ग के अंदर भी रुके थे और इनकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो जाती है भी ये जो हर्राय भट्टी है इसका फायदा उठाता है, जैसलमेर वाला, क्योंकि वो भी क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। उसने लगभग बताया जाता है 4 महीने तक पोखरण दुर्ग के बाहर क्या है, घेरा डाले रखा। उसके बाद हर्राय भाटी ने क्या किया, आपके इस चंद्रसेन जी को क्या है, एक ऑफर दिया भी आप क्या है, इस दुर्ग को मेरे पास छोड़ दो, इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा और जब आप स्वतंत्र होकर राजा बन जाओ तो आप मुझे ये पैसे वापस कर देना और ये जो दुर्ग है मैं आपको वापस से सुपुर्द कर दूंगा। तो इतनी इनकी दयनीय स्थिति होने के कारण ये पोखरण दुर्ग को भी क्या है, बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये काफ़ी जगह पर भटकते रहे। कुछ टाइम ये पिपलूद रुके, फिर ये कनौजा की तरफ रुके। हालांकि 1580 ईस्वी के आसपास इन्होंने सोजत वाला जो पाली वाला इलाका है, 1580 ईस्वी के आसपास
आपके रावचंद्र सेन जी ने ये जो सोजत वाला इलाका है जो कि पाली में पड़ता है, इसको विजिट किया था। और यहीं पर क्या है, कुछ समय तक ये जो सारना या फिर आप बोल सकते हो सिंचियाई जो कई पाली के अंदर पड़ता है, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ थी सिंचियाई, यहाँ पर अपना जो ज़्यादातर समय इन्होंने क्या है व्यतीत किया था। और यहीं पर इनके जो सरदार थे, जो जोधपुर की ख्यातें आती हैं उनके अंदर ये बताया जाता है भी इनकी सेना में से एक व्यक्ति था बेरीसाल नामक, जिस जो क्या है परेशान हो चुके थे, भी इधर उधर भटक रहे थे, इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, ये क्या है दीनता स्वीकार करने को राजी नहीं थे। तो बेरीसाल नामक जो व्यक्ति है, इस स्थान पर इनको क्या है इनके खाने में जहर डाल देता है, जिस वजह से इनकी क्या है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनकी क्या है सिंचाई नामक स्थान जो कि पाली में पड़ता है, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका था, सारणों की पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर इनकी जो क्या है मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से देखे काफी प्रतापी शासक थे। अपने अंतिम समय तक इन्होंने क्या है किया था, अकबर का विरोध किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की। भले इनको जगह जगह भटकना पड़ा, चाहे वो भद्राजुन जाना पड़ा, सिवाना जाना पड़ा, पिपलूद जाना पड़ा, कानूजा जाना पड़ा, पहाड़ियों के अंदर निवास करना पड़ा, पोखरण को इन्हें बेचना पड़ा, अपने भाइयों के खिलाफ भी इनको युद्ध करना पड़ा। तो इतने संघर्ष के बावजूद इन्होंने क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस वजह से इनको क्या है महत्वता दी जाती है और याद भी किया जाता है। और हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव ने इनकी जो तुलना है वो किससे की है, आपके महाराणा प्रताप से की है। और इसी वजह से जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा था 1572 ईस्वी के आसपास, ठीक है, जब विधिवत रूप से उनका राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, तो उस समय आपके रावचंद्र सेन जी भी क्या थे वहां पर मौजूद थे। तो इनके बारे में इनके काफी बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये उपनाम थोड़े से ध्यान में रख लेना। इनके जो उपनाम जो हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं। क्या क्या है वो? एक है मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक, भुल्ला बिसरा नायक। प्रताप का अग्रगामी, या फिर वी समृत नायक प्रताप का पथ प्रदर्शक। इन सभी नामों से किसको जाना जाता है, आपके रावचंद्र सेन जी को जाना जाता है। और ये जो भूला बिसरा नायक है, ये बोलने वाले कौन है आपके विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ये अपने प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने इनको क्या है इस उपनाम से पुकारा है। वे इनकी भी तुलना महाराणा प्रताप के समतुल्य की जाती है, जिन्होंने आजीवन क्या है अकबर का प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता को क्या है हमेशा ऊपर बनाए रखा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं रावचंद्र सेन जी से संबंधित है, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इनके ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके अंदर इनके जो उपनाम है वही पूछे जाते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है भी अकबर ने इनके खिलाफ किन किन को भेजा। तो ये कुछ नाम है, जैसे 1564 के अंदर हुसैन कुली खां को भेजा, उसके बाद खान कला के नेतृत्व में भद्राजुन पर आक्रमण किया, फिर छिवाणा के अंदर जलाल खां कोरची को भेजा। और इस समय जोधपुर एक प्रकार से खालसाई घोषित हो गया था, तो जोधपुर का जो प्रशासक बनाया था वो बीकानेर के शासक राय सिंह जी को बना दिया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, सीचियाई जो पाली के अंदर पड़ता है, यहाँ पर बेरिसाल नामक व्यक्ति द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है। और इस बात की जो पुष्टि है वो कहाँ पर की जाती है, जोधपुर की ख्यातों के अंदर की जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं रावचंद्र सेन जी से संबंधित है, आपको क्या है ध्यान में रखनी है। चलिए, अगले जो हमारे शासक हैं वो कौन हो जाएंगे भी। एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अगले जो हमारे शासक है वो कौन है, आमेर के शासक है आपके आमेर मान सिंह जी। कछवाहा शासक है। और आप जानते हो भी राजस्थान से सर्वप्रथम मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित किए थे वो किसने किए थे, हमारे आमेर के शासकों ने, जो कछवाहा शासक थे उन्होंने किए थे। इनका जो टाइम पीरियड है ध्यान रखना है आपको, 1589 से 1614 ईस्वी तक। हालांकि एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है भी जो आपके मान सिंह जी है इन्होंने राजा रहते हुए जो अकबर की सेवा की थी या फिर मुगलों की जो सेवा की थी वो की थी लगभग 25 वर्ष तक, क्योंकि इन्होंने आमेर की गद्दी पर कितने टाइम तक शासन किया, 25 वर्षों तक। तो इन्होंने
राजा रहते हुए जो मुगलों की सेवा की वो कितने वर्षों तक की थी भी? 25 वर्ष तक। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये जो अकबर के संपर्क में आ गए थे अपने दादा के साथ गए थे, भारमल जी के साथ, 1562 ईस्वी के अंदर। ये पहली बार जब अकबर के संपर्क में आए थे वो टाइम था 1562 ईस्वी। तो एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक लंबे टाइम तक 52 वर्षों तक इन्होंने क्या की थी? मुगलों की सेवा की थी। और इनका जो जन्म जो हुआ था वो हुआ था मोजम्बाबाद नामक स्थान पर। जन्म कहां पर हुआ था? मोजम्माबाद। हालांकि जब इनके जो दादाजी थे वो कौन थे आपके? भारमल जी। और पिता कौन थे इनके? भगवंत दास। जब जन्म होता है तो बताया जाता है भी इनके जन्म पर ही एक ज्योतिषी ने क्या कर दी थी, ये भविष्यवाणी कर दी थी भी जो इनका भविष्य रहने वाला है वो उज्जवल रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि इनके जो पिता हैं इनको क्या है, इनसे दूर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक मान सिंह जी को क्या है, अपने से दूर रखा। और इनका जो लालन पालन है लगभग 12 वर्षों तक। इनका जो जन्म है ध्यान रख लेना भी कब हुआ था? 1550 ईस्वी के अंदर। और लगभग 12 वर्षों तक इनका जो लालन पालन है वो कहाँ पर हुआ था? मोजम्माबाद के अंदर ही हुआ था। फिर उसके बाद 1562 ईस्वी के अंदर ये पहली बार कब क्या है, अकबर के संपर्क में आ जाते हैं। और अकबर क्या है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और ये इसी 1562 से लेकर ही क्या है, अकबर की सेवा में चले जाते हैं। और पहली बार अकबर की तरफ से जब इनका कोई अभियान किया जाता है, रणथंबोर अभियान, वहां पर क्या है, मान सिंह जी को ये अकबर साथ में लेकर जाते हैं। वहां पर ये वीरतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। और रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा से क्या है, मुगलों की तरफ से संधि करने में क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो इनका जो अकबर की तरफ से पहला अभियान होता है वो कब होता है? 1568-69 के अंदर। कौन सा अभियान? रणथंबोर अभियान। जहां पर ये रणथंबोर के शासक थे उस समय सुरजनहाड़ा। यहां पर क्या है, इनको क्या है, सफलता मिलती है। और इनसे क्या है, ये संधि करने में क्या है, इनको एक प्रकार से मना लेते हैं। इस बात से जो आपके अकबर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद जब अकबर गुजरात की तरफ बढ़ता है, वहां पर भी क्या है, अकबर के खिलाफ एक प्रकार से जो मिर्जा नामक शासक थे उन्होंने विद्रोह कर रखा था। तो ये 1572, इनका जो दूसरा बयान होता है वो होता है 1572 ईस्वी के अंदर। कहां पर? गुजरात का जो अभियान होता है अकबर का, यहाँ पर इस गुजरात अभियान के दौरान ये इनकी जो लड़ाई होती है इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध, जिसे अपने सरनाल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के अंदर सरनाल, यहाँ पर इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध जो अकबर की सेना होती है इसके विरुद्ध ये हरावल भाग के अंदर होते हैं। हरावल में आपको बता चुका हूं, सेना का आगे वाला भाग, सेना का आगे वाला भाग। तो इसका ये हरावल भाग का ये क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर भी इनको एक प्रकार से क्या है, सफलता मिलती है। इसके बाद जब ये गुजरात विजय से वापस लौट रहे होते हैं तो इधर मेवाड़ की तरफ नीचे वांगड़ की साइड डूंगरपुर का जो आस्करण था वो मुगलों के विरुद्ध था। तो अकबर इसको कहाँ पर भेजते हैं? डूंगरपुर के अंदर भेजते हैं, जहां पर ये 1573 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं, डूंगरपुर के शासक आस्करण, 1573 के अंदर इनको आस्करण कहाँ का शासक था? डूंगरपुर का शासक था। इसके खिलाफ भेजा जाता है, जहां पर ये एक लड़ाई होती है। इसके जो भतीजे हैं बागा व दुर्गा मारे जाते हैं। और डूंगरपुर कौन जीत जाता है? आपके मान सिंह जी डूंगरपुर को क्या कर लेते हैं, विजित कर लेते हैं। फिर लगभग ये मान के चलो, क्योंकि अब ये मेवाड़ के नजदीक थे और उधर अकबर किसके खिलाफ संधि करना चाहता था, मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप से संधि करना चाहते थे। इस वजह से वो क्या करते हैं
जो उनके अंदर अपने शिष्टमंडल के रूप में सबसे पहले, जब मैंने आपको महाराणा प्रताप पढ़ाया था तभी बताया था, जमा भट्टो के नाम से याद रखना है। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा जाता है 1572 के अंदर। फिर जून 1573 के अंदर दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह जी को भेजा जाता है, क्योंकि ये उधर ही थे डूंगरपुर की तरफ, जहां पर ये डूंगरपुर के आस्करण को हरा कर विजित कर लेते हैं और इससे क्या है संधि कर लेते हैं, भी अब से आप क्या है मुगलों के अधीन रहेंगे। और वहां पर शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप के पास जाते हैं, जहां पर महाराणा प्रताप उनसे क्या है मुलाकात नहीं करते हैं, जिस वजह से मान सिंह जी नाराज हो जाते हैं। और 1576 ईस्वी के अंदर अकबर की तरफ से वापिस से जो अकबर के ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 ईस्वी के अंदर ये हल्दी घाटी के युद्ध में वापिस आते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से जो मुख्य सेना होती है, मुख्य सेनापति के रूप में आते हैं। हालांकि यहां पर इनको क्या है असफलता मिलती है। इन्होंने भी अपने जीवन में जितने भी युद्ध वगैरह लड़े थे, मान सिंह जी ने बहुत ही क्या है ये प्रतापी शासक थे। अगर राजपूत, ये जितने भी राजपूत शासक थे, आमेर वाले, बीकानेर वाले और आपके रावचंद्र सेन जी हो गए या महाराणा प्रताप हो गए, यदि एक साथ एकजुट होकर शायद लड़ाई करते मुगलों के खिलाफ तो उनको हरा भी देते। लेकिन समस्या यही थी, हमारे अधिकांश जितने भी शासक थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर हल्दी घाटी का जो ये युद्ध होता है, यहाँ पर इनको एक प्रकार से असफलता मिलती है और इस बात से क्या है अकबर नाराज भी हो जाता है, और इतना नाराज हो जाता है भी इनका क्या है अपने दरबार में आने से क्या है इनको मना कर दिया जाता है। हालांकि फिर 1581 ईस्वी के आसपास इनको क्या है अकबर काबुल की तरफ भेज देता है। कहां पर भेजता है, अब इनके बाद 1576 के अंदर असफल होने के बाद इनको भेजा जाता है काबुल की तरफ। काबुल वाली जो साइड थी वहां पर ये जो मिर्जा हकीम नामक ये जो सरदार था उसका क्या था वहां पर ये राजपाट था। तो वो क्या है जो मुगलों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। इस वजह से 1581 के अंदर मान सिंह जी को कहां पर भेजा जाता है अकबर की तरफ से, तो 1581 ईस्वी के अंदर इसको काबुल अभियान पर भेजा जाता है। और इस काबुल अभियान के अंदर इन्हें मिर्जा हाकिम का जो विद्रोह होता है उसे क्या करना होता है, दमन करना होता है, जिसका ये सफलतापूर्वक दमन भी कर देते हैं। हालांकि जब तक ये मिर्जा हाकिम जीवित था तब तक तो क्या था ये बात ठीक थी, लेकिन मिर्जा हाकिम के मरने के बाद यहाँ के जो सरदार थे उन्होंने एक बार फिर से क्या है विद्रोह कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी क्या करते हैं आपके जो मान सिंह जी है, इस विद्रोह को क्या है दबाने में क्या है सफलता हासिल कर लेते हैं। और लगभग 1585 ईस्वी के आसपास ये काबुल का जो विद्रोह है, यहाँ के जो सरदार थे इनका विद्रोह दबाने के बाद इसकी विजय के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, अपनी जो ध्वजा है जयपुर यानी आमेर की जो ध्वजा होती है उसका पंचरंगी रूप कर देते हैं। यानी इस विजय के उपलक्ष्य में ये आमेर की पंचरंगी ध्वजा जो है क्या करते हैं अपनाते हैं। तो इस बार यहाँ पर इनके सफल अभियान से क्या है अकबर काफी प्रसन्न हो जाता है। और इनको अब क्यों काबुल के अंदर उस साइड इन्होंने जितना भी समय व्यतीत किया वहां पर क्या है अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया, अच्छे नगर भी इसने वहां पर स्थापित करवाए। वहां पर शांति हो जाने के बाद इनको बुला लिया जाता है वापिस, और फिर इनको जो भेजा जाता है वो कहाँ पर भेजा जाता है, आपके बिहार की तरफ भेजा जाता है। तो पहले इनको क्या है 1585 ईस्वी के आसपास यहाँ पर थे, उसके बाद इनको भेजा जाता है बिहार की तरफ। वहां पर भी क्या है थोड़ी सी अशांत व्यवस्था थी, तो 1587 ईस्वी के अंदर इनको बिहार की क्या है सूबेदारी दे दी जाती है। तो 1500 ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, 1587 से लेकर 1594 तक इनको कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है, बिहार का सूबेदार। ये याद रख लेना, ये क्रम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। इससे पहले ये कहाँ पर थे 1585 से 1585 से, हालांकि उधर लड़ने के लिए तो ये पहले ही चले गए थे, लेकिन काबुल की तरफ काबुल का क्या बनाया गया था इनको सूबेदार, यानी यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो इनको दे दी गई थी। और इसके बाद ये क्रम याद ही रख लेना भी 1594 से लेकर 1605 जब तक क्या है अकबर की मृत्यु होती है, इनको कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है, बंगाल का सूबेदार।
बंगाल का क्या बनाया जाता है, सूबेदार। अब देखिए 1587 के अंदर जब इनको क्या है बिहार की सूबेदारी दी जाती है, तो बिहार के अंदर क्या है थोड़ी सी अव्यवस्था चल रही थी। वहाँ के अलग अलग जगह के छोटे छोटे जो जागीरदार थे, जैसे गिद्धौर का एक शासक था आपका पूर्णमल, वो मुगलों के खिलाफ था, तो उसको ये पराजित करते हैं। फिर ये खड़गपुर के एक शासक थे संग्राम सिंह जी, उनको दमन करते हैं। इसी प्रकार से हाजीपुर के गणपत नाम के जो व्यक्ति थे, वो भी मुगलों का विरोध कर रहे थे, उनको भी हराते हैं। फिर बिहार के अंदर ही, बिहार के पास ही आपका उड़ीसा पड़ता है, वहां के एक अफगान शासक हुआ करते थे कतलू खां, ठीक है, उनका भी क्या किया था इन्होंने, दमन किया था। ये याद रखना चाहो रख लेना, जब ये बिहार के सूबेदार थे उसी समय इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा के अफगानों का दमन किया था। उड़ीसा के अंदर यदि नाम याद रखना चाहो तो शासक थे आपके कतलू खां, और इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे नासिर खां। जब इन्होंने इनके खिलाफ लड़ाइयाँ वगैरह करी, तो ये नासिर खान ने तो क्या है अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये कतलू खां जो हैं ये हार मानने को तैयार नहीं थे। इस वजह से इस उड़ीसा की तरफ बीनापुर और सरगढ़ नामक स्थान पर इनके बीच में युद्ध होता है, जहां पर क्या है आपके मान सिंह जी को क्या मिलती है, विजय मिलती है। नाम याद रखना चाहिए या रख लेना भी, बीनापुर और सारनगढ़, ये दो उस तरफ क्या है युद्ध होते हैं, और इनके अंदर आपके मान सिंह जी को क्या है जीत मिलती है। इसके बाद जो बिहार वाला इलाका है, यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद इनको भेज दिया जाता है आपके बंगाल की तरफ। कब, 1594 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर इन्होंने लगभग 11 वर्ष तक बंगाल की सूबेदारी की, यानी अकबर के टाइम तक। उसके बाद जहांगीर ने भी क्या है इनको सूबेदार जरूर बनाया था, लेकिन जहांगीर को इनके ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब इनको बंगाल की सूबेदारी दी गई, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ की जो राजधानी थी, टांडा नामक राजधानी हुआ करती थी, उसको हटाकर राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर बंगाल के अंदर इन्होंने अकबर के नाम से अकबर नगर की भी एक क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन जैसे ही इस तरफ क्या है अकबर थोड़ा सा, अकबर का जो अंतिम टाइम चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या कर दिया था, इनका जो भांजा हुआ करता था, इनकी बहन से होने वाला पुत्र खुसरो, उसको ये अगला मुगलों का राजा बनाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने अकबर के पुत्र सलीम, जो कि आगे जहांगीर के नाम से क्या है मुगलों का अगला शासक बनता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसको बंदी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो षड्यंत्र क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जब इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, तो दो तीन बातें ध्यान में रख लेना। एक तो क्या है, लगभग 1511 वर्षों तक अकबर के टाइम ये यहाँ के सूबेदार रहे। इन्होंने टांडा के स्थान पर राजमहल को क्या बनाया थी, अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अकबर अकबर नगर की स्थापना की थी। और इसी प्रकार से जब ये बिहार के अंदर थे, तो बिहार के अंदर इन्होंने मानपुर नामक नगर की स्थापना की थी भी, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने क्या है, यहाँ के कोई एक शासक हुआ करते थे केदारनाथ, उनको पराजित करके यहाँ से शिला देवी की जो मूर्ति है उसको आपके आमेर के अंदर लाकर वहां पर शिला देवी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा जब ये बंगाल के अंदर शासन कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये राजा बने थे 1589 के अंदर, ठीक है। उससे पहले ये व्यक्तिगत रूप से सेवा दे रहे थे। सबसे पहले इनके दादा थे भारमल जी, उसके बाद भगवंत दास जी। जब भगवंत दास की अचानक मृत्यु हो जाती है, उस समय ये बंगाल के अंदर थे, तो इनका जो पहले औपचारिक रूप से राज्याभिषेक होता है 15 जनवरी को, वो बंगाल बिहार के अंदर होता है। फिर इनका जो ये आपके सुल्तान अकबर से परमिशन लेकर वापस से आते हैं आमेर के अंदर, और आमेर के अंदर इनका विधिवत रूप से क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। जब ये बिहार की सूबेदारी कर रहे थे, तो पहले इनका जो राज्याभिषेक हुआ पटना के अंदर, ठीक है, 15 जनवरी को, ठीक है। फिर इनका जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ आमेर के अंदर। और इनके राज्याभिषेक पर अकबर ने क्या है इनको 5,000 का मनसब दिया था, क्योंकि मुगलों की तरफ से इन्होंने बहुत लड़ाइयां करी है और सभी के अंदर क्या है सफलता अर्जित की है। और यहीं पर याद रख लेना, अकबर ने अंतिम टाइम इनका जो मनसब है, अकबर ने अपने क्या है अंतिम समय में इनका जो मनसब है वो कितना कर दिया था, 7,000 कर दिया था। और इन्हें फरजंद की भी उपाधि दी थी, ठीक है। फरजंद का मतलब होता है पुत्र के समान, यानी अकबर इनको क्या है अपने पुत्र के समान मानते थे।
अब इतनी मुगलों की इन्होंने सेवा की, लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म के क्या थे, एक प्रकार से रक्षक हुआ करते थे। अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था, अकबर के कहने पर और इतने प्रिय होने के बावजूद भी इन्होंने क्या है, ये दीन इलाही जो धर्म है उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। तो और इसके अलावा आमेर के अंदर इन्होंने क्या है, ये आपके शिला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है भी, ये जो आमेर के अंदर बना हुआ है शिला देवी का मंदिर, वो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, तो बंगाल से लाई गई थी, ये ध्यान में रखना है। इनकी जो प्रिय रानी हुआ करती थी कनकावती, ठीक है, उनके पुत्र की एक मृत्यु हो जाती है जिसका नाम होता है जगत सिंह जी, ठीक है। तो उसकी याद में इनकी रानी कंकावती ने क्या करवाया था, आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण इनके टाइम हुआ था। और इसके बाद जब 1605 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या है, क्योंकि जहांगीर को इनके ऊपर ये षड्यंत्र रचने के कारण इनको विश्वास नहीं होता, वो पहले तो इनको बंगाल का मनसब, ये बंगाल का सूबेदार बनाता है। लेकिन बाद के अंदर 1609 ईस्वी के अंदर, क्योंकि 1605 के अंदर क्या है आपका, जहांगीर, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर क्या है, आपके राजा बन जाते हैं, मुगल शासक। जहांगीर बनने के बाद एक तो इनका जो मान सिंह जी का मनसब है वो कम कर दिया जाता है। जहांगीर के टाइम इनका जो मनसब है वो कितना हो जाएगा, 5000। इनके टाइम पहले 1605 के अंदर इन्हें बंगाल का ही क्या बनाया जाता है, सूबेदार। लेकिन इनके ऊपर विश्वास थोड़ा सा डगमगाने के कारण इनको 1609 ईस्वी के अंदर क्या है, दक्षिण अभियान की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। इनको दक्षिण अभियान दिया जाता है, जहां पर आपके मान सिंह जी की महाराष्ट्र के अंदर एलिसपुर के अंदर क्या है, इनकी मृत्यु जो है वो यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो आपके आमेर के शासक थे मान सिंह जी, हालांकि हालांकि इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी थी वो मुगलों की तरफ से लड़ी थी, लेकिन फिर भी जो इनके प्रमुख निर्माण कार्य हैं वो याद किए जाते हैं। तो थोड़े से ध्यान में रख लेना। जैसे इन्होंने गया, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर, यहाँ पर आपके महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। महादेव का क्या बनवाया, मंदिर में बनवाया यहाँ पर। इसी प्रकार से बिहार के अंदर बैंकुटपुर, जो कि आपका पटना के अंदर ही पड़ता है शायद, यहाँ पर भी क्या है आपके भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। भवानी शंकर मंदिर, जिसके अंदर इन्होंने विष्णु, गणेश व मातर देवी की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर क्या है, स्थापित करवाई थी इन्होंने। इन्हीं के टाइम आमेर के अंदर शीला देवी का मंदिर बनाया। और ये जो शीला देवी की मूर्ति है ये कहाँ से लाए थे, बंगाल से लाए थे। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और इनके टाइम ही क्या है, इनकी पत्नी, इनकी जो रानी थी कनकावती, इसने अपने पुत्र जगत की याद में आमेर के अंदर क्या बनवाया था, आमेर के अंदर ही जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इसके अलावा इन्होंने वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जब ये बिहार में थे तो इन्होंने मानपुर कस्बा बसाया, जब ये बंगाल में थे तो इन्होंने अकबर नगर कस्बा बसाया। तो इसके कुछ क्या है, महत्वपूर्ण काम है जो जो निर्माण कार्य से अपने संबंधित है, मैं इनको बोल सकता हूँ। इसके अलावा एक दो जो ग्रंथ वगैरह हैं वो भी अगर ध्यान में रखना चाहो, जो मान सिंह जी से संबंधित ग्रंथ है, जैसे मान चरित्र हो गया। हालांकि इनके टाइम क्योंकि इनके ऊपर मुगलों का प्रभाव था तो यहाँ पर जो कुछ निर्माण कार्य हुए, यहाँ पर भी क्या है, राजपूत शैली का यहाँ पर उन पर प्रभाव देखने को अपने को मिलता है। इनके टाइम के कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो ध्यान में रख लेना। जैसे एक मान प्रकाश पूछा जाता है कई बार, मान प्रकाश ग्रंथ मान सिंह जी से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की है, आपके मुरारी दान ने की है। एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, जिसकी रचना की थी आपके जगन्नाथ ने, ठीक है। बाकी इनके टाइम के अगर और याद रखना चाहो तो एक तो मानचरित्र ग्रंथ,
जिसकी रचना इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये मान प्रकाश काफी बार पूछा गया है। इसी प्रकार से महाराज कोश ग्रंथ भी इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, रचा गया था। तो ये जो आपके आमेर के शासक थे मान सिंह जी, ठीक है, इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है मुगलों वाला, ये पूरा हो गया है अभी। ठीक है, तो ये जो मान सिंह जी हैं, इनके जो थोड़े से निर्माण कार्य है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अभियान किया, कितने समय तक इन्होंने मुगलों की सेवा की, कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, कौन से इनसे संबंधित जो ग्रंथ है वो पूछे जाते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान और मुगल, ठीक है, ये पूर्ण होता है। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वो अपने पूरे हो चुके हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।